तो आइए आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर। हमारे पास इसकी एक डिटेल्ड समीक्षा है और हम उसी को आधार बनाकर चर्चा करेंगे। इरादा ये है कि इस किताब की जो ज़रूरी आइडियाज़ हैं उन्हें समझें, ये भी देखें कि भाई इसका इतना असर क्यों है, और हाँ, इस पर जो सवाल उठते हैं या जो आलोचनाएं हैं उन पर भी थोड़ी बात करेंगे। हाँ, और किताब की बुनियाद ही बड़ी दिलचस्प है। दो पिता और पैसे को लेकर उनके बिल्कुल अलग, मतलब जमीन आसमान वाले नजरिए। बिल्कुल। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। किताब का एक बड़ा दावा है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में वो ज़रूरी चीज़ें नहीं सिखाते जो सीखनी चाहिए। तो आपकी नज़र में सबसे अहम, सबसे बुनियादी बात क्या है इस किताब की? मेरे ख्याल से जो सबसे जरूरी और शायद शुरू में थोड़ा चौंकाने वाला भी लगे, वो है संपत्ति और देनदारियों के बीच का फर्क समझना, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज। अच्छा, कैसे? कियोसाकी बहुत साफ कहते हैं, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आता है तो वो संपत्ति हुई, पैसा आ रहा है। हाँ। और मान लीजिए आपने लोन पर एक महंगी गाड़ी ले ली जिसकी किश्तें जा रही हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो देनदारी हुई। ओह। किताब में एक बड़ी सीधी सी लाइन है कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीबों के पास तो बस खर्चे ही खर्चे होते हैं, और जो मिडिल क्लास है वो देनदारियां खरीदता है ये सोचकर कि वो संपत्ति हैं। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। ज्यादातर लोग तो शायद अपना घर, अपनी गाड़ी, इन्हीं को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, पर इस नजरिए से तो हाँ, ये नजरिया ही अलग है। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है शायद कि कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये उसी फर्क से जुड़ा है। किताब कहती है कि सिर्फ सैलरी के लिए नौकरी मत करो, ऐसी जॉब चुनो जहां आप कुछ ऐसा सीख सको जो आगे चलकर आपको संपत्ति बनाने में मदद करे। जैसे कि? जैसे सेल्स, मार्केटिंग या निवेश की समझ, कोई स्किल। कियोसाकी मानते हैं कि ये स्किल सीखना किसी कंपनी में बस प्रमोशन पाने से ज्यादा जरूरी है। अच्छा। और ये सब जुड़ा है उस चूहा दौड़ से बाहर निकलने की सोच से, रैट रेस। हाँ, रैट रेस मतलब वो चक्कर की बस कमाओ, बिल भरो, टैक्स दो, लोन चुकाओ और फिर से वही। बिल्कुल, उसी अंतहीन चक्र से बाहर आने की बात है। तो अगर चूहा दौड़ से निकलना है और सीखने पर फोकस करना है, तो क्या किताब ये कह रही है कि भाई अपनी रेगुलर नौकरी छोड़ो और कुछ अपना शुरू करो, निवेश करो? हाँ, इशारा काफी हद तक उसी तरफ है। किताब का जो कोर मैसेज है वो यही है कि असली दौलत बनाने का रास्ता अपना कोई बिजनेस खड़ा करने में है या फिर समझदारी से निवेश करने में है। सिर्फ किसी और के लिए काम करके तनख्वाह पाने पर निर्भर रहने से बात नहीं बनेगी, ऐसा उनका मानना है। ये जो पारंपरिक नौकरी की सुरक्षा वाली सोच है ना, उसको ये किताब सीधी चुनौती देती है। ये तो सुनने में ही काफी क्रांतिकारी लगता है, और शायद यही वजह है कि ये किताब इतनी पॉपुलर हुई, इतनी बिकी। क्या लगता है आपको, क्यों ये इतनी पसंद की गई? देखिए, मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी ताकत है वो कहानी कहने का तरीका, वो दो डैड वाली कहानी। हाँ, वो याद रह जाती है। बिल्कुल, वो कहानी लोगों को याद रहती है और पैसे जैसे थोड़े मुश्किल, उबाऊ लगने वाले विषय को आसान बना देती है, और ये लोगों को उकसाती है, सोचने पर मजबूर करती है। किस बारे में सोचने पर? पैसे के बारे में, नौकरी के बारे में, पढ़ाई के बारे में। जो हमारी बनी बनाई सोच है ना, उस पर सवाल उठाने के लिए। खासकर वो लोग जो फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से आंखें खोलने जैसा काम करती है। हाँ, वो कहानी वाला एंगल तो वाकई दमदार है। लेकिन जहाँ इतनी तारीफ है, मुझे पता है कि इस किताब को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, कुछ आलोचनाएं भी होती है। सही भी नजरअंदाज करने वाली नहीं है। एक जो बड़ी आलोचना है वो ये कि किताब जोश तो बहुत भरती है, प्रेरणा देती है, लेकिन ठोस सलाह, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करें, कैसे करें, उसकी थोड़ी कमी महसूस होती है। क्या करना है ये तो बता दिया, पर कैसे करना है उस पर ज्यादा डिटेल नहीं है। अच्छा। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि ये जो रिच डैड का किरदार है वो सच में था भी या नहीं। हाँ। और एक और जरूरी बात, क्या? कि किताब उद्यमिता और रियल एस्टेट निवेश को बहुत बढ़ावा देती है, लेकिन उसमें जो जोखिम है, जो रिस्क हैं, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करती। तो जो अनुभवहीन पाठक हैं उनके लिए थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, ये तो जरूरी पॉइंट है। और वो जो पारंपरिक पढ़ाई, स्कूल कॉलेज की शिक्षा, उसको थोड़ा कम करके आंकने वाली बात है, उसका क्या? वो भी तो एक मुद्दा बनता है। कहीं वो लोगों को गुमराह तो नहीं करता? वो एक और अहम आलोचना है।
कई बार ऐसा लगता है कि किताब औपचारिक शिक्षा को थोड़ा नकार रही है। इससे ये गलत संदेश जा सकता है, खासकर युवाओं में, कि डिग्री या एकेडमिक ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। और यहीं पे वो बड़ा सवाल उठता है कि भाई प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज और फॉर्मल एजुकेशन, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। किताब एक तरफ ज़्यादा झुकी हुई लगती है। किताब में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो वाकई दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे वो पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो, बिल्कुल। या फिर वो सबसे शक्तिशाली संपत्ति जो हम सभी के पास है वो हमारा दिमाग है। ये शायद उसी सोच के बदलाव को दिखाती हैं जिसकी बात किताब कर रही है। बिल्कुल, ये कोट्स उसी माइंडसेट शिफ्ट की तरफ इशारा करते हैं जैसे कियोसाकी लाना चाहते हैं। पैसिव इनकम पर जोर, अपनी सोच को सबसे बड़ी पूंजी मानना। देखिए, हमारी जो समीक्षा है वो इस किताब को 10 में से 7.5 रेटिंग देती है। 7.5, ठीक है। हाँ, और ये रेटिंग यही दिखाती है कि किताब प्रेरणा देने में, नजरिया बदलने में, खासकर नए लोगों के लिए काफी मजबूत है। लेकिन ये कोई डिटेल्ड कैसे करे वाली गाइड नहीं है। इसे एक शुरुआती बिंदु मानना चाहिए, एक चिंगारी की तरह। तो कुल मिला के निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी किताब है जो पैसे के बारे में एक जरूरी बातचीत शुरू करती है, हमें थोड़ा झंझोड़ती है और जो पुरानी धारणाएं हैं उनको चुनौती देती है। हाँ बिल्कुल, एक दरवाजे की तरह है ये लोगों को पैसे और वेल्थ क्रिएशन के बारे में बिल्कुल अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ इसी किताब के भरोसे बैठ जाना शायद काफी नहीं होगा। मतलब इसके बाद और गहराई में जाना होगा, और ज्यादा ठोस प्रैक्टिकल सलाह वाले रिसोर्सेज को देखना होगा। ये बस पहला कदम है एक तरह से। सही बात है। और जाते जाते एक ख्याल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, किताब जोर देती है उन संपत्तियों पर जो आय पैदा करती हैं। हाँ, इनकम जनरेटिंग एसेट्स। हाँ, तो पारंपरिक चीजें तो हैं ही, जैसे स्टॉक या रियल एस्टेट, पर आज की दुनिया में जो डिजिटल दुनिया है, गिग इकोनॉमी है, इसमें ऐसी कौन सी नई चीजें संपत्ति मानी जा सकती हैं जो शायद तब उतनी आम नहीं थीं जब ये किताब आई थी? ये बढ़िया सवाल है, सोचने वाली बात है। जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई यूट्यूब चैनल या कोई ऐप। बिल्कुल। तो इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।